नमस्कार, मैं गोविंद मीणा केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर वायु उसको स्टडी करेंगे। इसलिए गाना भी चला हवा हवाई, है ना। तो हम क्या जानेंगे, हवाओं के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी का, इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे। जो फर्स्ट वीडियो होगा ना हमारा, तो उसमें हम टॉपिक नंबर 1 और जो टॉपिक नंबर 2 है उसको स्टडी करेंगे। और जो वीडियो का जो चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होगा, सेकंड वीडियो होगा, उसमें टॉपिक नंबर 3 वेदर एंड क्लाइमेट और टॉपिक नंबर जो 4 है टाइप्स ऑफ रेनफॉल को स्टडी करेंगे। ठीक, तो देखो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसको देखेंगे। देखो जो चैप्टर नंबर 3 था ना, उसमें हमने लिथोस्फीयर को स्टडी किया था। लिथोस्फीयर को स्टडी किया था जो कि स्थलमंडल है। इसके बाद हम 7 जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें एयर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, उसमें हम हाइड्रोस्फीयर को स्टडी करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का कैसा कंपोजिशन, उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं। इसके बाद जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको जानेंगे। तो जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो टोटल 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। तो सबसे जो नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर को स्टडी करेंगे। फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, हिंदी में ट्रोपोस्फेयर को कहा जाता है सौरमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल कहा जाता है। फिर थर्ड नंबर में मेसोस्फेयर जिसको मध्यमंडल कहा जाता है। फिर 4 नंबर में होगा हमारा थर्मोस्फेयर जिसको तापमंडल कहा जाता है। और 5 नंबर में होगा हमारा एक्सोस्फेयर जिसको कहा जाता है वायुमंडल। तो पहला जो वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम इन टॉपिक को स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम वेदर एंड क्लाइमेट को स्टडी करेंगे। तो वेदर एंड जो क्लाइमेट है उसमें टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, मॉइस्चर को स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ में जो टाइप्स ऑफ रेनफॉल है उनको भी स्टडी करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन है कि वीडियो को पॉज करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लें। और अपनी जो ज्योग्राफी की बुक है 7th क्लास की उसको अपने साथ में रखें। तो देखो जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस के चारों तरफ सराउंडेड है ना, एक ब्लैंकेट जैसा जो अर्थ का जो कंपोजिशन है ना, उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर जो एयर का जो कंपोजिशन है, किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर चारों तरफ, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। और जो देखो ये जो एटमॉस्फेयर है ना, यही इसी से हमें ऑक्सीजन से सांस लेने के लिए एयर मिलती है। साथ ही साथ में जो हार्मफुल रेज होती है कहाँ से आती है, सन से, तो उनसे भी हमें प्रोटेक्शन कौन देता है, एटमॉस्फेयर ही हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक, तो देखो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर है, यानी कौन सी जो गैसेज है उसके कितनी क्वांटिटी, अगर हम उसको देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है ना वो नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन 78% है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, फिर आर्गोन है, फिर दूसरी गैसेज है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि जब हम रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम जो दूसरी गैस निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो काफ़ी कम है, उसकी सिर्फ 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में मिलती है। ठीक, अब देखो जो कंपोजिशन उस ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसमें एक एक करके जितने भी गैसेज हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो जो 2 गैसेज है ना वो सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन है वो 21% है। ठीक, तो देखो जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, वो होता है जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स यानी जो वनस्पति होती है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि नाइट्रोजन से ही वो क्या करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक, इसके अलावा जो बैक्टीरिया जो सोइल में रहते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है ना उसको सोइल में क्या करते हैं, जो किसी प्लांट्स के नीचे वो नाइट्रोजन के अंदर रहते हैं और उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आप साइंस जो है ना, आपका इसी साल साइंस का चैप्टर है, उसमें आपको नाइट्रोजन जो साइकिल है ना वो पढ़ाया जाएगा साइंस के चैप्टर में। तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो जो नाइट्रोजन है ना उसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद जो प्लांट है वो उसको यूज करते हैं। सेकंड नंबर में ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन 21% है टोटल जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें इसकी क्वांटिटी। तो देखो जो ऑक्सीजन है ना, इसी से ह्यूमंस जो इंसान है और एनिमल जो जानवर हैं और जो जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। देखो एक चीज़ याद रखना, प्लांट्स भी जब रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन ही लेते हैं।
लेकिन जब वो फूड बनाते हैं अपने लिए, ध्यान देने वाली बात है, जब वो फूड बनाते हैं ना अपने लिए, तब वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन जब वो सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, तब ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं। ठीक, तो और सबसे ज़्यादा जो ग्रीन प्लांट्स हैं ना, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ पौधों की कमी होगी, तो ऑक्सीजन की भी कमी होती जाएगी और दुनिया में एक प्रकार से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होती जाएगी, पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। वहीं अगर पेड़ पौधे कटेंगे तो ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, जो है ना, इसको जब सनलाइट में फोटोसिंथेसिस से, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये फूड बनाते हैं। तो जब ये फूड बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लिए फूड बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। एक तो जो प्लांट है ना, जो वनस्पतियां हैं, वो फूड नहीं बना पा रही है। दूसरा, उनके जलने से, उनको जलाने से और उनका फ्यूल के रूप में यूज करने से उसे भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा निकलती जा रही है। जिससे क्या हो रहा है, जिससे जो क्लाइमेट और जो वेदर है ना अर्थ का, वो चेंजेस हो रहा है। और उसका जो रिजल्ट है ना, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे प्लांट में, जो प्लेनेट है, हमारी जो अर्थ है, उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। पूरी अर्थ का, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक की जो पूरी अर्थ है ना, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर कम होता है, अगर ये 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो इसको कोल्ड सिचुएशन कहा जाता है। और अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो डिफरेंट रीजन में ज़्यादा हो रहा है। अबे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जब हम क्लास 8 में जाएंगे, तो जब हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे ना, तो वहाँ पे हम ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था। दरअसल 18वीं सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी में यूरोप और 19वीं सेंचुरी में इंडिया में उद्योगों की स्थापना हुई थी, फैक्ट्रियों की स्थापना हुई थी। तो ये सब फैक्ट्रियाँ कोयले से चलती थी, लकड़ी के ईंधन से चलती थी। तो ये जो कोयला और जो लकड़ी जलाते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इससे क्या होता है, इससे एक प्रकार से ग्रीन हाउस सिचुएशन क्रिएट होती है। अब देखो ग्रीन हाउस क्या है, तो देखो जो ग्रीन हाउस है ना, वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या किया जाता है कि जो कांच की खिड़कियाँ बनाई जाती है और कांच की रूफ बनाई जाती है, जो कांच होता है ना, शीशा, उसकी बनाई जाती है। अब जो सन से आने वाली जो हीट है ना, जो किरणें हैं, वो क्या होती है, कांच से सीधी अंदर आ जाती है, लेकिन उनको बाहर निकलने में टाइम लगता है। जैसे आप किसी कार को देखना, या फिर किसी बस में जब आप दिन के समय में सफ़र करते हो, तो आपको काफ़ी गर्मी फील होती है ना। जो कांच वाले जो व्हीकल होते हैं, उनमें आपको काफ़ी गर्मी फील होती है। उसका कारण यही है कि सन से आने वाली जो हीट है ना, वो आसानी से अंदर आ जाती है, लेकिन आसानी से बाहर नहीं जाती। क्योंकि जो सन से आने वाली जो हीट होती है ना, वो आती है शॉर्ट वेव में। किस में आती है? शॉर्ट वेव में। तो आसानी से अंदर आ जाती है कांच के अंदर, लेकिन जाती कौन सी वेव में है? लॉन्ग वेव में। इस कारण से वो बाहर नहीं जाती। तो इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी बढ़ रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, वैसे वैसे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, वो अर्थ में बढ़ता जा रहा है। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी जो अर्थ है ना, वो ज़्यादा वार्म हो रही है, ज़्यादा गर्म हो रही है। तो इसके साथ साथ ही क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। जिससे क्या प्रॉब्लम आ रही है? उससे आ रही है ग्लोबल वार्मिंग। यानी जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है ना, उससे बढ़ के टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक, अब देखो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सबसे पहले जो जितनी भी आइस शीट है दुनिया की, जितने भी, जैसे अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल है ना, अंटार्कटिका हुआ, नॉर्थ पोल हुआ, हिमालय हुआ, आल्प्स, एंडीज है ना, ये जितनी भी माउंटेन रेंज है ना, यहाँ पे आइस फ्रीज है, तो ये पिघल जाएगी। ये पिघलने से क्या होगा, जो सी लेवल्स है ना, वो राइज हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, जो कोस्टल रीजन है, जहाँ पे समुद्र के तट है, वहाँ पे बाढ़ जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। साथ ही साथ में जो कई सारी जो जातियाँ हैं, है ना, कई सारी जो प्रजातियाँ हैं, चाहे फ्लोरा की हो या फोना की। फ्लोरा मतलब वनस्पति और फोना मतलब एनिमल, तो वो भी एक्सटेंशन हो सकती है, यानी उनकी भी समाप्ति दुनिया से हो सकती है। ठीक, अब देखो जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर टोटल 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसका नाम ट्रोपोस्फेयर है। फिर उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसका नाम स्ट्रेटोस्फेयर है। उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसका नाम मेसोस्फेयर है। फिर थर्मोस्फेयर, और लास्ट में कौन सी है?
एक्सोस्फीयर। तो देख लो एक एक करके हम इनको स्टडी कर लेते हैं। ठीक, ट्रोपोस्फीयर को कहा जाता है सौरमंडल। यहाँ पे सारी वेदर एक्टिविटी, बादल बनना, आंधी आना, तूफान आना, बिजलियाँ कड़कना, सब ट्रोपोस्फीयर में ही होती है। ठीक, इसको हिंदी में कहा जाता है सौरमंडल। फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है, जहाँ पे कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी बादल नहीं बनते हैं। ठीक, फिर इसके बाद मेसोस्फीयर आता है, फिर मेसोस्फीयर के बाद आता है थर्मोस्फीयर, फिर लास्ट में आता है एक्सोस्फीयर। तो देखो सबसे पहले हम ट्रोपोस्फीयर के बारे में जान लेते हैं। तो देखो जो अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक वाला, अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक वाली जो लेयर है ना हमारे एटमोस्फेयर की, उसका नाम है ट्रोपोस्फीयर। इसको हिंदी में कहा जाता है सौरमंडल। और देखो जो ऑक्सीजन है ना, उसकी मैक्सिमम जो डेंसिटी है ना इसी स्फीयर में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की। और जितनी भी वेदर एक्टिविटी होती है, चाहे रेनफॉल हो, बारिश, चाहे फोग हो, कोहरा जिसे कहा जाता है, या हेल स्टॉर्म हो, यानी कि जो ओले गिरते हैं वो हो, या फिर कोई भी तूफान है, वो कहाँ पे आते हैं? हमेशा ट्रोपोस्फीयर में। अब जो ट्रोपोस्फीयर है ना, ट्रोपोस्फीयर की अलग अलग जगह अलग अलग हाइट है। जैसे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ पर तो इसकी हाइट 5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के आसपास रहती है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे। वहीं इक्वेटर में जो ट्रोपोस्फीयर है ना, उसकी हाइट कितनी होती है? 13 किलोमीटर। ठीक, कितनी होती है? 13 किलोमीटर। दरअसल क्या होता है, जो इक्वेटर रीजन है ना, यहाँ पे जो सनलाइट है ना वो सीधी गिरती है। अब जब सनलाइट सीधी गिरेगी तो यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी इक्वेटर में, तो इक्वेटर की जो हवा है ना गर्म होके ऊपर उठेगी। हवा में जब भी आप हीट बढ़ाओगे तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे एयर के, और वो हल्की होके ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी ना, गर्म हवा, वार्म एयर, तो उससे क्या होगा, जो ट्रोपोस्फीयर है ना उसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी। इक्वेटर में कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर। और पोल्स में कितनी रहेगी? 4 किलोमीटर। ठीक, तो जितनी भी वेदर एक्टिविटी होती है वो कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फीयर या सौरमंडल में। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर सेकंड लेयर है। देखो ये जो सेकंड लेयर है जिसमें एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, इसके अलावा ओजोन भी इसी में है। ठीक, तो देखो ये एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहे हैं। अब जो 13 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक जो लेयर है ना, 13 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक जो लेयर है, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है ना, यहाँ पे कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए यहाँ आसानी से जो एरोप्लेन है उनको उड़ाया जा सकता है। साथ ही साथ में 22 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक ओजोन गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? ओजोन गैस। ये जो ओजोन गैस है ना, ये हमें अल्ट्रावायलेट से, यूवी, जो कि सन से आने वाली रेज है। जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना, सन स्पेक्ट्रम, तो उसमें आपको पता लगेगा कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, फिर उसके बाद एक्सरे, फिर एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, फिर अल्ट्रावायलेट के बाद शॉर्ट वेव, है ना। इसके अलावा रेडियो वेव, इस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंट वेव्स की। तो उनमें जो अल्ट्रावायलेट वेव्स है ना काफ़ी हानिकारक होती हैं, इनसे कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो ओजोन लेयर क्या करती है? इससे हमें प्रोटेक्शन देती है। अब देखो जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर का एंड होगा, जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर का एंड होगा ना, उसको कहा जाता है ट्रोपोपोज। जैसे यहाँ पे भी देख लो आप, जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर का एंड हो रहा है उसको कहा जाता है ट्रोपोपोज। वैसे जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है, समाप्त होगा, वहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर। क्लियर? अब देखो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का मतलब होता है मध्य मंडल, जो कि थर्ड लेयर है किसकी? हमारे एटमॉस्फेयर की, जो कि 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक है। जो मेसोस्फीयर है वो कहाँ से कहाँ तक है? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। देखो 1 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फीयर है, 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक क्या है? मेसोस्फीयर। जो मेसोस्फीयर है ना, जो मेट्रॉइड्स होते हैं, जो फॉलिंग स्टार होते हैं, जिनको हम फॉलिंग स्टार कहते हैं ना, वो यहीं आके बर्न होते हैं। दरअसल वो उल्का पिंड होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं। हम क्लास 6 में हमने जाना था ना, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स को। तो ये एस्ट्रॉइड होते हैं जो कि जैसे ही इसमें आते हैं ना, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि अंतरिक्ष में घूमती रहती है, लेकिन जैसे वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो इसे फ्रिक्शन करती है, वो घर्षण करती है, और घर्षण करने के बाद वो जलने लग जाती है। तो हमें कैसा लगता है? जैसे कोई तारा टूट रहा है। तो मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो बर्न होते हैं इसी लेयर में। ठीक, अब जैसे मेसोस्फीयर का एंड होता है तो वहीं क्या आ जाता है? मेसोपोज। ठीक, अब देखो इसके बाद आता है थर्मोस्फीयर। जो थर्मोस्फीयर है ना,
वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक जो लेयर है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है थर्मोस्फेयर। ठीक। तो जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जो हम एफएम सुनते हैं ना, या फिर जो हम रेडियो सुनते हैं, आकाशवाणी, है ना, तो वो किससे होता है? वो थर्मोस्फेयर के कारण होता है। जैसे ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? अल्ट्रा वायलेट से। वैसे जो थर्मोस्फेयर है ना, हमें एक्सरेज से बचाता है। एक्सरे जो होती है ना, वो भी कहाँ से आती है? सन से आती है, जो कि काफ़ी हानिकारक रेज होती है। तो जो एक्सरे है ना, जो एक्सरे किरणें हैं, उनसे हमें कौन बचाता है? थर्मोस्फेयर। ठीक। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और फिर जो लास्ट में है वो एक्सोस्फेयर है। जो एक्सोस्फेयर है वो 400 किलोमीटर से ऊपर का जो जितनी भी लेयर है ना, उसका नाम एक्सोस्फेयर है। और यहाँ पे काफ़ी लाइट गैसेज होती हैं, हल्की गैसें। जो देखो, डेंसिटी आपने पढ़ी है, क्लास 6 में भी आई थी, 7th में भी आएगी साइंस में। डेंसिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया में कितने मॉलिक्यूल है ना, कितने कण किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे 1 सेंटीमीटर में इतने मॉलिक्यूल है। अब देखो, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जितने ज़्यादा कण होंगे, उतनी ही वो चीज़ उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये ट्रोपोस्फेयर में ही सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो एक्सोस्फेयर है ना, इसमें लाइट गैस मिलती है। कौन कौन सी? हीलियम एंड हाइड्रोजन, जिनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। तो इस तरीके से जो हमारा पहला वीडियो था, इस वीडियो में इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था वीडियो का, उसमें हमने एटमॉस्फेयर और उससे रिलेटेड टॉपिक को स्टडी कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम वेदर एंड क्लाइमेट को स्टडी करेंगे। इसमें हम टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, इंसोलेशन जो होता है, सन से कितनी हीट कहाँ पे मिल रही है, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम एयर प्रेशर को जानेंगे। एयर प्रेशर में हम लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर को भी स्टडी करेंगे, है ना। इसके बाद देखो, इस तरीके से जो इमेजेस की सहायता से हम इसको समझेंगे। विंड को हम समझेंगे इसी चैप्टर, जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना हमारी, उसमें इसके विंड 3 टाइप की होती है। एक परमानेंट विंड होती है, देखिए, परमानेंट विंड को समझेंगे। इसके अलावा हम जो सीजनल विंड्स होती है, उसको भी इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। लोकल विंड्स को समझेंगे। ठीक। इसके बाद जो हमारा मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर को हम स्टडी करेंगे कि जो वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी की जो मात्रा होती है, उसको मॉइस्चर कहा जाता है। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ रेनफॉल है, उसको स्टडी करेंगे। तो जैसे साइक्लोनिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और कन्वेक्शनल जो रेनफॉल है, उनको स्टडी करेंगे। जैसे साइक्लोनिक रेनफॉल होगी, ओरोग्राफिक ये माउंटेन रेनफॉल हो गई। इसके बाद हम कन्वेंशनल रेनफॉल को भी स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा, पार्ट 2 में कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो में हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर को जाना, है ना। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी हो किसकी है? 78% नाइट्रोजन की। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे आर्गन, फिर दूसरी गैसेज और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो काफ़ी कम है। इसके अलावा हमने जाना है कि जो नाइट्रोजन है ना, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, जो प्लांट्स की जो सर्वाइवल है ना, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस होती है। ऑक्सीजन से जितने भी एनिमल्स और जो दूसरे जीव होते हैं ना, वो श्वसन क्रिया या फिर रेस्पायरेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा यूज जो प्लांट्स होते हैं ना, वो करते हैं अपने फूड बनाने के लिए। ठीक। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होने के कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, औसत तापमान किसका? अर्थ का, वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। अरे किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज के कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जाना। तो हमारी 5 लेयर्स हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, जिसको कहा जाता है सौरमंडल। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसको कहा जाता है समताप मंडल। फिर मेसोस्फेयर है, जिसको कहा जाता है मध्यमंडल। इसके बाद थर्मोस्फेयर है, जिसको कहा जाता है तापमंडल। और एक्सोस्फेयर, जिसको कहा जाता है बहिर्मंडल। तो सबसे पहले हमने ट्रोपोस्फेयर को जाना, जिसकी जो एवरेज हाइट है वो इक्वेटर में तो 13 किलोमीटर है, और जो पोल्स है वहाँ पे 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के आसपास ही इसकी एवरेज हाइट है। ठीक। यहाँ पे सारी वेदर एक्टिविटी होती है। ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे समाप्त होती है उसको कहा जाता है ट्रोपोपोज। इसके बाद हमने स्ट्रेटोस्फेयर को जाना, जो कि 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। एरोप्लेन भी इसी में उड़ाए जाते हैं। और ओजोन जो गैस है, जो कि हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेज से। तो कहाँ से कहाँ तक है? 22 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक कौन है? ओजोन गैस।
जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर का एंड होता है उसको कहा जाता है स्ट्रेटोपोज। इसके बाद हमने मेसोस्फीयर के बारे में जाना। मेसोस्फीयर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है, और जो मेट्रॉइड्स होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं, वो यहीं पे बर्न होते हैं, फॉलिंग स्टार जिसे कहा जाता है। इसके बाद हमने थर्मोस्फीयर के बारे में जाना, जहाँ से रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जो एफएम और जो रेडियो है ना, आकाशवाणी जैसी चीज़ें होती है, ये यहीं से चलती है। और यही थर्मोस्फीयर जो है ना, हमें किससे भी बचाता है, एक्स रेज से भी। ठीक। इसके बाद हमने एक्सोस्फीयर को जाना, जहाँ पे लाइट गैसेज और हीलियम जैसे हाइड्रोजन जैसी गैसेज होती है। जो हमारा इस चैप्टर का जो पार्ट 2 होगा, वीडियो का जो पार्ट 2 होगा, वहाँ वो हम वेदर एंड क्लाइमेट से स्टार्ट करेंगे, और जो पार्ट 2 है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 हवा हवाई, जो हवा हवाई है ना, चैप्टर नंबर 4, उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।